हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट और हमें मतलब जो 1985 का ये एक्ट है और हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 4 से। सॉरी, चैप्टर 4 से स्टार्ट नहीं करना था, चैप्टर 4 के 36 डी से पढ़ना था। तो ये है ट्रांसिशनल प्रोविजंस। तो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है इस एक्ट में आफ्टर कमेंसमेंट, ये वाला जो एक्ट है एनडीपीएस मतलब नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 1988, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1989 जो है, विच इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो until a court of session is constituted under section 36, जब तक सेक्शन 36 में कोर्ट ऑफ सेशन सॉरी स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाती। और तो जब तक स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाती सेक्शन 36 में, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे ट्राई होंगे? कोर्ट ऑफ सेशन में। जब तक स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाती तब तक कोर्ट ऑफ सेशन में ऑफेंस ट्राई होंगे। फिर लिखा हुआ है वेयर एनी प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। जब भी कोई प्रोसीडिंग है किसी भी इस एक्ट में जो कमिट हुई है, मतलब जो ऑफेंस इस एक्ट में कमिट हुआ है, कोई प्रोसीडिंग है और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है अमेंडमेंट जो कि 1988 का है, वो पेंडिंग है किसी कोर्ट ऑफ सेशन में, तो देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, वो जो प्रोसीडिंग है वो हार्ड एंड डिस्पोज की जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन shall affect the power of High Court under Section 407 of CRPC to transfer any case or class of cases taken cognizance by the कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सबसेक्शन 1। तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से पावर अफेक्ट नहीं करेगी हाई कोर्ट की पावर को। यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है 407 में सीआरपीसी के, कि वो ट्रांसफर कर सकती है केस, एनी मतलब केस या क्लास ऑफ केसेस को कोर्ट ऑफ सेशन से, जो कि सबसेक्शन 1 में जिन्होंने कॉग्निजेंस ली हुई है। तो मतलब लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन shall affect the powers of High Court under Section 407 of CRPC to transfer any case या class of cases taken cognizance by the Court of Session under subsection 1। अब है सेक्शन 37 जो बात करता है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी, फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, जो भी ऑफेंसेस है यहाँ पे शैल बी कॉग्निजेबल, तो उनको हम कॉग्निजेबल मानते हैं, वो कॉग्निजेबल होंगे। एंड नो पर्सन accused of an offense punishable for offense under section 19 or 14 or section 27, and also offense involving commercial quantity shall be released on bail on his own bond। तो किसी पर्सन को जो कि अक्यूज है पनिशेबल है ऑफेंस जो भी सेक्शन 19 में, सेक्शन 24 में, सेक्शन 27 ए में, और उसमें इन्वॉल्व हुआ है जो कमर्शियल क्वांटिटी का जो भी ऑफेंस था उसमें इन्वॉल्व हुई थी कमर्शियल क्वांटिटी, तो उनको रिलीज नहीं किया जाएगा उनके खुद के बेल और बॉन्ड पे, अनलेस जब तक क्या है, जब तक हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे अपोज करने की एप्लीकेशन की, इसको रिलीज किया जाए। और जब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर रहा है एप्लीकेशन, तो कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है बिलीविंग ये जो है ये नॉट गिल्टी है ऑफेंस का, एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल। और जब तक ये बेल पे रहेगा तब तक ये कोई ऑफेंस नहीं करेगा, ऐसा कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद है लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल। तो बेल ग्रांट करने की लिमिटेशन इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 इन एडिशन टू द लिमिटेशन अंडर सीआरपीसी 1973 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर ग्रांटिंग बेल है। जो लिमिटेशन दी हुई है यहाँ पे स्पेसिफाई की गई क्लॉज बी में सबसेक्शन 1 के एडिशन में है, लिमिटेशन जो कि दी गई है सीआरपीसी में और एनी अदर लॉ में जो कि टाइमिंग इन्फोर्स करता है ग्रांट बेल वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद है सेक्शन 38 जो बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। तो वेयर कोई भी ऑफेंसेस अगर चैप्टर 4 में कमिट की गई कंपनी के द्वारा, तो जो भी पर्सन एट टाइम इंचार्ज था ऑफेंस रिलेटेड कंपनी से एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल कंपनी, तो शैल बी डीम टू बी गिल्टी, तो उसको गिल्टी मान लिया जाएगा ऑफेंस में, एंड शैल लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अगेन, तो उसको प्रोसीड किया जाएगा उसके खिलाफ और उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली।
फिर प्रोवाइड दैट में नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन शैल रेंडर सच पर्सन लायबल, किसी भी तरीके से किसी पर्सन को लायबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो जो कमिट हुआ है ऑफेंस वो बिना उसके नॉलेज में था और उसने एक्सरसाइज किया था अपना ऑल ड्यू डिलीजेंस इस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, कमीशन मतलब कमीशन को बचाने के लिए, प्रिवेंशन से सारी चीज उसने ट्राई की थी। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन वन, तो फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन वन में क्या लिखा हुआ है। वेयर द ऑफेंस अंडर चैप्टर 4 हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, जब भी कोई ऑफेंस है जो कि चैप्टर 4 में वह कंपनी के द्वारा किया गया है, इट इज प्रूव दैट इट इज कमिटेड विद द कंसेंट और कनाइवेंस और is attributable to any neglect on the part of director, manager, secretary, or other officer of the company. Such director, manager, secretary, other officer shall deem to be guilty of offense. तो उनको ये guilty मान लिया जाएगा offense को और उनको prosecute किया जाएगा, punish कर दिया जाएगा accordingly. For the purposes of this section में लिखा है कंपनी, कंपनी का मतलब होता है कोई भी यहाँ पे बॉडी कारपोरेट जो कि इंक्लूड होती है किसी तरीके की फर्म, अदर एसोसिएशन और इंडिविजुअल। डायरेक्टर का मतलब होगा यहाँ पे किसी भी रिलेशन से, फर्म से रिलेटेड कोई भी पार्टनर ऑफ द फर्म वगैरह होंगे। तो कंपनी का मतलब होगा कोई बॉडी कारपोरेट या इंडिविजुअल होंगे, मतलब सॉरी बॉडी कारपोरेट उसमें इंक्लूड होंगे, फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टर का मतलब वो यहाँ पे फर्म मीन्स फर्म होगा, पार्टनर ऑफ द फर्म माना जाएगा अगर फर्म की बात करें तो डायरेक्टर का मतलब। अब है सेक्शन 39, तो सेक्शन 39 बोला था पावर टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन रहती है कि अगर किसी ने सेक्शन 27 में ऑफेंस किया है और वो स्मॉल क्वांटिटी का है तो उसको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट दिया जाता है। मतलब तो बस एक एक्सेप्शन रहती है। तो वो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे पावर है कोर्ट के पास की रिलीज कर सकता है ऑफेंडर को प्रोविजन का, लेकिन सिर्फ इस ऑफेंसेस में जो यहाँ बताया हुआ है। तो पढ़ लेते हैं। तो कोई भी अगर एडिक्ट है यहाँ पे फाउंड हुआ किसी भी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 27 में और ऑफेंस रिलेटेड टू स्मॉल क्वांटिटी, ये कि यहाँ पे उसने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए ऑफेंस किया है, एंड इफ द कोर्ट बाय विच ही इज फाउंड इन ऑफ द ओपिनियन, और जहाँ पे कोर्ट है कि जहाँ पे उसको फाउंड किया गया है गिल्टी उनके ओपिनियन में, और उनका रिगार्ड है कि मतलब रिगार्ड उसके बीइंग हेड टू द एज कैरेक्टर एंटीसीडेंट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन को देख के ऑफेंडर की, इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो, मतलब ये ठीक है कि ऐसा करना ठीक लगता है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है और किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है जो टाइमिंग इन फोर्स है। कोर्ट जो है इंस्टेड सेंटेंसिंग हिम एट वंस, कोर्ट जो है एक बार उसको जेल जाने मतलब जेल ना भेज के, मतलब इम्प्रिजनमेंट ना देके, विथ हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट से डायरेक्ट कर देंगे कि दैट ही इज रिलीज फॉर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, तो कि उसको अंडर गोइंग ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, डी एडिक्शन के लिए, फ्रॉम ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से और इंस्टीट्यूशन से जो कि मेंटेन और रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड, कि वो अपने बॉन्ड पे एक एंटर होगा इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगी, विथ और विदाउट श्योरिटी, टू अपीयर एंड फर्निश बिफोर द कोर्ट, की कोर्ट के सामने वो आके अपीयर हो, मतलब कोर्ट के पास, और फर्निश करे बिफोर द कोर्ट विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, की 1 ईयर के लिए। मतलब यहाँ पे वो, मतलब यहाँ पे उसको क्या है कि कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी कि उसको रिलीज कर देगी कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराए, डिटॉक्सिफिकेशन कराए, डी एडिक्शन कराए हॉस्पिटल से और इंस्टीट्यूशन से जो कि मेंटेन या रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड वो अपना बॉन्ड एक साइन करके थी इन फॉर्म ऑफ, मतलब फॉर्म उसी में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, विद और विदाउट श्योरिटी, दोनों ही तरीके से दे सकता है, मतलब जैसा चाहेगी कोर्ट। तो अपीयर, कि टू अपीयर एंड फर्निश बिफोर कोर्ट विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर, अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट, और वो अपने ट्रीटमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन द मीन टाइम इन द एब्सेंस, मतलब इन मीन टाइम में
abstain from the commission of any offense under chapter 4 कि वो abstain कर देगा कमीशन किसी भी तरीके का ऑफेंस का चैप्टर 4 में। मतलब ऐसा चैप्टर 4 में कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा फिर से। और सब सेक्शन 2 है इफ इट इज अपीयर टू द कोर्ट, जब भी कोर्ट को लगता है हैविंग रिगार्ड टू द रिपोर्ट रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कोर्ट को जब भी ये देख के लगता है मेडिकल ट्रीटमेंट उसका देखते हुए लगता है जो कि उसने फर्निश किया सबसेक्शन 1 में और उनको लगता है कि एक्सपीडिएंट है करने में, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि रिलीज कर दिया जाए ऑफेंडर को आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, मतलब ड्यू एडमोनिशन पे और एंटरिंग अपॉन इनटू अ बॉन्ड कि वो अपने बॉन्ड पे एक एंटर हुआ है, मतलब सॉरी बॉन्ड उसने साइन करके दिया है जो कि फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर सर्टेनिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस कि वो फॉर मतलब कि अपने आप को एब्सटेन कर रहा है कि वो ये ऑफेंस नहीं करेगा अंडर चैप्टर 4 ड्यूरिंग द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, 3 साल तक एज द कोर्ट में थिंक्स फिट टू स्पेसिफाई, जैसे कोर्ट ठीक लगेगा वो बताएगी ऑन सच फेलियर सो एब्सटेन। तो जैसे ही वो कुछ फेलियर करता है टू मतलब और ऑन हिज फेलियर टू एब्सटेन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द पीरियड। और अगर वो अपने इस 3 पीरियड के टाइम के दौरान अगर किसी भी तरीके से फेलियर कर देता है इन कंडीशन को मानने के लिए तो उसको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के पास और वो सेंटेंस को दी जाएगी उस पीरियड के लिए, मतलब जितना पीरियड के लिए उसने बॉन्ड वगैरह भरा था तो उसको उतने दिन के लिए फिर जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 40 पावर ऑफ कोर्ट टू पब्लिश नेम्स प्लेसेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा ऑफ सर्टेन ऑफेंडर्स। तो जब भी पर्सन जो है कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 15 टू सेक्शन 25 में, बोथ इंक्लूसिव दोनों को मिला के, मतलब यहाँ से 15 से लेकर 25 वो 15 भी आएगा इसमें 25 भी आएगा, सेक्शन 28 सेक्शन 29 और 30 एंड इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट। तो कोर्ट के लिए कॉम्पिटेंट होगा कि वो उसको कन्विक्ट करेंगी पर्सन को टू कॉज द नेम एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस और रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन, कि वो नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस रेसिडेंस जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रीवेंशन द फैक्ट दैट द पर्सन हैज बीन so convicted and such other particulars as the court may consider to be appropriate in the circumstances of the case to be published at the expense of such person in the newspaper or in such manner as the court may think fit। तो जब भी किसी पर्सन को यहाँ पे कन्विक्ट किया जाता है जो भी ऑफेंस पनिशेबल है चैप्टर सॉरी सेक्शन नंबर 15 से लेकर 25 तक या 28 29 30 में, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जब भी उसको कन्विक्ट कर रही है तो उसका नेम और प्लेस जो है बिजनेस का रेसिडेंस का उस पर्सन का और क्या नेचर है उसके कॉन्ट्रीवेंशन करने का, मतलब क्या उसने कॉन्ट्रीवेंशन किया है, द फैक्ट दैट पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड की पर्सन कन्विक्ट किया गया और अदर पर्टिकुलर जो कि कोर्ट ठीक लगता है वो बताएगी सर्कमस्टेंसेस में और पब्लिश करेगी। और पब्लिश करने का एक्सपेंस कौन देगा, जिस पर्सन को कन्विक्शन हुई है न्यूज़पेपर में और ऐसा केस जैसे कोर्ट डायरेक्ट करेगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नो पब्लिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be made until the period of preferring an appeal against the order of the court has expired। तो ये कोई पब्लिकेशन सबसेक्शन 1 में जब तक नहीं की जाएगी जब तक जो पीरियड है उसका अपील प्रेफर करने का वो एक्सपायर नहीं हो जाता एंड विदाउट एनी अपील हैविंग बीन प्रेफर्ड, और जब तक वो अगर अपील नहीं की तो अपील जब तक प्रेफर कर सकता तब तक, और अगर अपील प्रेफर की है तब तक अपील डिस्पोज नहीं हो जाती। और जो भी यहाँ पे एक्सपेंस हुए हैं पब्लिकेशन कराने में सबसेक्शन 1 में उसको रिकवर किया जाएगा कन्विक्टेड पर्सन से, ऐसे कि जैसे कि फाइन इम्पोज फाइन रिकवर किया जाता है कोर्ट के द्वारा। फिर है चैप्टर नंबर 5 जो है प्रोसीजर। प्रोसीजर में है पावर टू इशू वारंट एंड ऑथराइजेशन। तो जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जेएमएफसी है और कोई भी जेएमएससी भी अगर स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 प्रोसीजर के बारे में जो बात करता है उसका सेक्शन 41 है पावर टू इशू वारंट एंड ऑथराइजेशन। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया वो फिर से। तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी अगर एमएम है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या जेएमएफसी है, जेएमएसपी अगर होगा मतलब सेकंड क्लास भी कर सकता है लेकिन अगर एम्पावर्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन दिस बिहाफ में,
तो वो वारंट इश्यू कर सकता है अरेस्ट करने का किसी पर्सन को, जिसको उनको लगता है कि हाँ, इसने रीज़न टू बिलीव है कि इसने कोई ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में। और फॉर द सर्च, और सर्च करने के लिए भी, वेदर डे और नाइट। सर्च कभी भी कराया जा सकता है, या तो दिन में या तो रात में, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कन्वेंस का और किसी भी प्लेस का, जहाँ पे उनको लगता है, रीज़न टू बिलीव है कि नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रिगार्डिंग, मतलब के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, और हैज़ बीन कमिटेड, और एनी डॉक्यूमेंट और आर्टिकल जो कि है व्हिच मे बी फर्निश एविडेंस ऑफ कमीशन, जो कि एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस या illegally acquired property or any document other article which may be furnished evidence of holding any illegally मतलब जो उसने illegally hold किया है acquired property which is liable to be seizure, क्योंकि जो भी liable है seize होने के लिए और freezing होने के लिए और forfeiture होने के लिए चैप्टर 5A में of this act is kept or concealed, तो उसको kept और concealed मानेंगे, मतलब नहीं सॉरी, kept और concealed है मतलब, तो इसके लिए यहाँ पे ये वारंट वगैरह दे दिया जाएगा कि मतलब उनके पास रीजन टू बिलीव है कि नार्कोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड कुछ भी कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट आर्टिकल यहाँ पे मिल सकते हैं जिनसे वो हमें एविडेंस मिल जाएगा कमीशन होने का, जो कि इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि फर्निश किया गया है, इलीगली होल्ड किया गया है, यहाँ पे कंसील्ड है। उसके बाद है सबसेक्शन 2, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी ऑफिसर ऑफ गैजेटेड रैंक, अब कोई भी गैजेटेड रैंक का ऑफिसर है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज के डिपार्टमेंट में, नारकोटिक के, कस्टम के, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस के और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग पैरा मिलिट्री फोर्सेस में और आर्म फोर्सेस में, एज एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, जैसे कि इस बिहाफ में एम्पावर्ड किया गया जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, और एनी सच ऑफिसर रेवेन्यू, ड्रग्स कंट्रोल, एक्साइज, पुलिस और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ government as empowered in this behalf by general or special order of state government is it has reason to believe that personal knowledge or information given by any person taking writing of any person has been committed or an offense punishable in respect of any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance in respect of which any offense has been committed or document article। तो यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ लिया, वो सेम ही है, कोई बस यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी सच ऑफिसर है जिसका गैजेटेड रैंक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज कंट्रोल का, नार्कोटिक्स का, कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस या अदर डिपार्टमेंट का जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं और आर्म फोर्सेस भी आती हैं, जो कि एम्पावर किए गए हैं या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स में के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, और फिर कोई भी ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह जो भी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के, जिनको यहाँ पे एम्पावर किया गया जनरल या स्पेशल ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी पर्सन जो है वो टेकन इन राइटिंग की एनी पर्सन की, किसी पर्सन ने यहाँ पे कोई ऑफेंस पनिशबल जो है इस एक्ट में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का वो किया है कि किसी एक्ट में किया हुआ है, इन रिस्पेक्ट अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड, कि यहाँ पे इस एक्ट में कुछ कमिट किया है उसने, और एनी डॉक्यूमेंट और अदर आर्टिकल, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आर्टिकल है उनको ऐसा लगता है कि जिससे यहाँ पे फर्निश होगा एविडेंस वगैरह, जो हम ऊपर पढ़ते हैं किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस कैसे पता लग सकता है, एविडेंस हो सकता है, और कोई भी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट है उसने इलीगली एक्वायर किया है, अदर कोई डॉक्यूमेंट है जो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह पब्लिश करेगा, तो यहाँ पे क्या है कि वो विच इज लाइबल टू बी सीजर और फ्रीजिंग और फोर फीचर, कि वो ऐसा लगता है उनको कि लाइबल है फ्रीज करने के लिए, फोर फीचर करने के लिए, चैप्टर 4A में ऑफ द एक्ट, तो उनको क्या करेंगे यहाँ पे, केप्ट कंसील्ड इन एनी बिल्डिंग, नहीं वहां पर लोगों को लगता है कि उसको कहीं बिल्डिंग बिल्डिंग में छुपा के रखा है या कन्वेंस या किसी प्लेस में और किसी सबॉर्डिनेट, तो वो क्या कर सकते हैं, वो में ऑथराइज कर सकते हैं कोई भी ऑफिसर जो कि सबॉर्डिनेट है लेकिन उनका रैंक है वो सुपीरियर है, किससे, पियून से, सिपोई से और कांस्टेबल से, तो वो अरेस्ट कर सकता है सच पर्सन को और सर्च कर सकता है बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस को
और कभी भी कर सकता है, मतलब दिन और रात में। या तो हिमसेल्फ करेगा, मतलब और वो हिमसेल्फ अरेस्ट भी कर पाएगा पर्सन को और सर्च कर पाएगा बिल्डिंग को। मतलब या तो वो खुद करेगा या अपने जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको भेज देगा। लेकिन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भेजेगा तो पीयून, सिपाही और कांस्टेबल को नहीं भेज सकता, उनके अबव रैंकिंग को भेजेगा। और वो लोग यहाँ पे सर्च भी कर पाएंगे और अरेस्ट भी कर पाएंगे बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस को। उसके बाद लिखा है कि ऑफिसर द whom द वारंट अंडर सबसेक्शन 1 इज एड्रेस। तो जो भी ऑफिसर है जिसको यहाँ पे सबसेक्शन 1 में वारंट दिया गया है, एंड द ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड, और जो ऑफिसर है जिसको ऑथराइज किया गया अरेस्ट करने के लिए और सर्च करने के लिए, और द ऑफिसर हु इज ऑथराइज, और जो भी ऑफिसर ऑथराइज किया गया सबसेक्शन 2 में, उसको पावर होगी ऑफिसर की जो कि अंडर सेक्शन 42 में है। तो अब सेक्शन 42 देख लेते हैं। सेक्शन 42 कई जगह आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। तो सेक्शन 42 क्या है? पावर टू एंट्री, सॉरी, पावर ऑफ एंट्री ऑफ सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एंड ऑथराइजेशन। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था पावर टू इशू वारंट। यहाँ पे पावर वगैरह कौन कर रहा था? यहाँ पे पावर थी वारंट इशू करने की और ऑथराइजेशन। यहाँ पे पावर ऑफ एंट्री है, सर्च है, सीजर है, अरेस्ट करने का विदाउट वारंट है। यहाँ पे कैसा था? तो वहाँ पे तो वारंट इश्यू हो रहा था, और यहाँ पे विदाउट वारंट है और ऑथराइजेशन है। तो उसमें लिखा हुआ एनी सच ऑफिसर, तो कोई भी ऑफिसर है जिस बीइंग ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक, जो कि इसका रैंक सुपीरियर है किससे? पीयून से, सिपाही से, कांस्टेबल से। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज, जो कि सेंट्रल एक्साइज, नारकोटिक्स, कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस और एनी अदर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें इंक्लूड होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, एज एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, जो भी एम्पावर्ड की गई इस बिहाफ में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको किया हुआ है। और एनी सच ऑफिसर, और भी कोई ऐसा ऑफिसर है, बीइंग एन ऑफिसर सुपीरियर टू द रैंक, और कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसकी रैंक सुपीरियर है पीयून, सिपाही और कांस्टेबल से, ऑफ रेवेन्यू का, ड्रग्स कंट्रोल, एक्साइज, पुलिस और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, जिसको इस बिहाफ में एम्पावर्ड किया गया, तो जनरल या तो स्पेशल ऑर्डर के स्टेट गवर्नमेंट के। और उनको रीजन टू बिलीव है कि उनके पर्सनल नॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी पर्सन है, मतलब या तो उनके खुद की पर्सनल नॉलेज में या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई किसी पर्सन के द्वारा जो कि टेकन डाउन की गई है राइटिंग में, दैट एनी नारकोटिक ड्रग, की कोई भी नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ये जो भी है इस एक्ट में पनिशेबल है और कमिट हुई है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट और अदर आर्टिकल है जो कि एविडेंस वगैरह हो सकता है कमीशन ऑफ ऑफेंस का, और कोई भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का और कोई सी डॉक्यूमेंट का, अदर आर्टिकल का, जो कि फर्निश करेगा, फर्निश एविडेंस होल्डिंग एनी इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जिसको लाइबल है यहाँ पे सीजर करने के लिए और फ्रीजिंग और फॉरफीचर करने के लिए अंडर चैप्टर 4 है, अंडर चैप्टर 5 है, सॉरी, ऑफ दिस एक्ट शैल बी केप्ट कंसील्ड, की कंसील की गई है किसी बिल्डिंग में, कन्वेंस में, क्लोज प्लेस में, बिटवीन सनसेट और सनराइज में। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो एंटर कर सकता है उस जगह पे और सर्च कर सकता है बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस को। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या कर सकता है? इन केस रेसिडेंस, अगर कोई रेसिडेंस है तो ब्रेक और ओपन कर सकता है, किसी भी डोर को रिमूव कर सकता है, कोई भी ऑब्स्टेकल जो वहां पे है उस एंट्री में। और फिर उसके बाद है सी पॉइंट में कि सीज कर सकता है वो ड्रग, सब्सटेंस और मटेरियल मैन्युफैक्चर जो भी वहां पे होते हैं, और किसी अदर आर्टिकल जो भी एनिमल कन्वेंस और विच रीजन टू बिलीव, जो भी उनको रीजन टू बिलीव है कि कोई भी लाइबल है यहाँ पे कंसिस्ट करने के लिए अंडर इस एक्ट में, और कोई भी डॉक्यूमेंट या अदर आर्टिकल है जहाँ पे उनको रीजन टू बिलीव है कि वो फर्निश कर सकता है कोई भी कमीशन वगैरह के बारे में ऑफेंस इस एक्ट में, जो कि यहाँ पे फर्निश करेगा एविडेंस होल्डिंग और इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि सीजर होना थी यहाँ पे, फोरफीचर होना थी यहाँ पे 5A में इस एक्ट के। और डी में डिटेन कर सकता है, सर्च कर सकता है जो भी उसको ठीक लगता है, अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को जिसके पास रीजन टू बिलीव है कि उसने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया है इस एक्ट में जो पनिशेबल है। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डर ऑफ अ लाइसेंस। अब अगर
किसी होल्डर ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंट्रोल वगैरह जो भी ग्रांट किए गए हैं अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, और रूल जो भी मेड किए गए यहाँ पे shall be exercised by the officer not below the rank of sub-inspector। प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है, मतलब अगर किसी होल्डर ऑफ लाइसेंस या मैन्युफैक्चर ड्रग के बारे में या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को कंट्रोल सब्सटेंस को जो कि ग्रांट किया गया सेट में, और एनी रूल जो भी मेड किया गया यहाँ पे, तो उसकी एक्सरसाइज होगी शैल पावर, सच पावर शैल बी एक्सरसाइज बाय द ऑफिसर। तो वो यहाँ पे उसके लिए कौन किसके पास पावर होगी? तो जो भी ऑफिसर है जिसका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से रैंक का सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम वाला आदमी यहाँ पे फिर नहीं कर पाएगा, अगर होल्डर ऑफ लाइसेंस मैन्युफैक्चर वगैरह के बारे में करना है मतलब। तो फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट भी है, तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी ऑफिसर है जिसके पास रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पे सर्च होना चाहिए, सर्च वारंट और ऑथराइजेशन जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन नहीं किया सकती विदाउट, जब तक हम यहाँ मतलब जब तक हम यहाँ से कहीं से भी अगर सर्च वारंट या ऑथराइजेशन वगैरह लेंगे, जब तक उतनी देर में क्या होगा कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस वगैरह ये या फैसिलिटी होगी उसको ऑफेंडर को कि वो भाग सकता है, तो वो ही में एंटर, तो वो एंटर कर लेंगे, सर्च कर लेंगे बिल्डिंग वगैरह को, कन्वेंस को और एनक्लोज प्लेस को एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, सनसेट एंड सनराइज, और वो रिकॉर्ड कर देंगे अपने ग्राउंड उनके बिलीफ के जो भी उनको लगता है मतलब। और फिर लिखा हुआ वेयर एन ऑफिसर टेक्स डाउन एनी इन्फॉर्मेशन, और जब भी कोई ऑफिसर है उसने किसी भी इन्फॉर्मेशन को लिया है सबसेक्शन 1 में रिकॉर्ड और बिलीव है उसका अंडर प्रोविजन से, तो एक मिनट फिर से पढ़ देता हूँ। सबसेक्शन 2 बताता है वेयर एन ऑफिसर टेक्स डाउन एनी इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग, और कभी भी किसी ऑफिसर ने अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग सबसेक्शन 1 में लिखी और ग्राउंड्स लिखे जो भी उसको बिलीव लगता है अंडर द प्रोवाइजो देयर टू में, शैल विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर वो कॉपी को सेंड करेंगे, सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू हिज इंटीमेट सुपीरियर ऑफिसर, तो अपने सुपीरियर ऑफिसर को वो कॉपी वगैरह सेंड करेंगे, ये बता रहा है। उसके बाद है सेक्शन 43 पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट ऑफ पब्लिक प्लेस, इन पब्लिक प्लेस सॉरी। तो कोई भी ऑफिसर है यहाँ पे, तो एनी ऑफिसर और एनी डिपार्टमेंट मेंशन, कोई भी ऑफिसर है कोई भी डिपार्टमेंट मेंशन है सेक्शन 42 में, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो सीज कर सकता है एनी पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस को, और इन ट्रांसिस्ट, तो किसी भी ट्रांसिस्ट को, किसी भी नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को, मतलब कोई भी ऑफिसर है जो कि डिपार्टमेंट मेंशन किया था ना सेक्शन 42 में, तो वो कर क्या सकता है ये बात कर रहा है, तो सबसे पहले वो सीज कर सकता है एनी पब्लिक प्लेस में, इन एनी पब्लिक प्लेस, और वो ट्रांसलेट कर सकता है किसी भी नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंट्रोल सब्सटेंस को इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज रीजन टू बिलीव, जहां पे भी उसको रीजन टू बिलीव है कि ऑफेंस पनिशेबल जो इस एक्ट में है वो हुआ है, और अलोंग विद सच ड्रग, और उस ड्रग और सब्सटेंस के साथ कोई भी एनिमल है, कन्वेयंस है, कोई भी आर्टिकल है जिसको लाइबल टू कन्फिस्केशन है अंडर इस एक्ट में, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट है जिसमें रीजन टू बिलीव है कि वो फर्निश कर सकता है कुछ भी इंफॉर्मेशन कमीशन होने का कुछ ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, और कोई डॉक्यूमेंट और अदर आर्टिकल जो है विच में फर्निश एविडेंस, जो एविडेंस फर्निश करेगा ऑफ होल्डिंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वो यहाँ पे करेगा, मतलब इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा विच इज लाइबल फॉर सीजर, जो कि लाइबल है सीजर वगैरह करने के लिए, सीज करने के लिए, फोर्फीचर करने के लिए चैप्टर 4A में इस एक्ट के। फिर उसको बी है वो डिटेन एंड सर्च कर सकता है किसी पर्सन को जहाँ पे उसको रीजन टू बिलीव है कि इसने कमिट किया है कोई भी ऑफेंस जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है, एंड सच पर्सन हैज एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और जो पर्सन है उसके पास कोई भी नार्कोटिक ड्रग है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है कंट्रोल सब्सटेंस है उसकी पोजेशन में, एंड सच पोजेशन अपीयर टू हिम टू बी लॉफुल, और उनको लगता है कि हाँ ये लॉफुल है, तो वो अरेस्ट कर लेगा उसको एंड अदर पर्सन इन इस कंपनी, और जो भी उसके साथ अदर पर्सन मिला उसको भी।
अब एक्सप्लेनेशन में लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो पब्लिक प्लेस है उसमें लिखा हुआ है कोई प्लेस में यहाँ पे कन्वेंस, होटल, शॉप, अदर प्लेस जो भी है इंटेंडेड, जो भी यूज है एक्सेसिबल है पब्लिक को, वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 44। सेक्शन 44 है पावर टू एंट्री। पावर टू एंट्री है, सर्च है, सीजर है, अरेस्ट करने का है इन ऑफेंसेस रिलेटेड टू कोका प्लांट। तो कोका प्लांट से रिलेटेड ओपीएम, पॉपी एंड कैनबिस प्लांट से। तो जो प्रोविजंस है सेक्शन 41, 42, 43 सो फार इज में बी अप्लाई, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे इन रिलेशन टू ऑफेंस, जो कि ऑफेंस पनिशेबल है चैप्टर 4 में, और वो रिलेटेड किससे, कोका प्लांट से, ओपीएम पॉपी से, कैनबिस प्लांट से, फॉर द पर्पस, और इस पर्पस के लिए रेफरेंस केस इस सेक्शंस के, जो कि नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंसेस में है, और उनको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। तो शैल बी कंस्टिट्यूट इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू कोका प्लांट, ओपीएम पॉपी एंड कैनबिस प्लांट वगैरह। तो बस यहाँ पे जो प्रोविजन है सेक्शन 41, 42, 43 के, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, जो भी ऑफेंस पनिशेबल है चैप्टर 4 में, और वो इन सब चीजों से रिलेटेड है, किन किन चीजों से, कोका प्लांट, ओपीएम पॉपी और कैनबिस प्लांट से। अब सेक्शन 45 जो कि बताता है प्रोसीजर वेयर गुड्स सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू बी कॉन्फिस्केशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकेबल। अब यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा है कि जहाँ पे सीजर करना था गुड्स वगैरह का, लेकिन उनका कन्फिस्केशन वगैरह यहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, जहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उनको सीज करना, टू सीज एनी गुड्स इंक्लूडिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स विच आर लायबल टू कन्फिस्केशन, जिनको कन्फिस्केशन करना है इस एक्ट में, एनी ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 42, तो जो भी ऑफिसर को सेक्शन 42 में ऑथराइज किया गया है, may serve on owner or person in possession of the goods। तो वो सर्व करेंगे ओनर को और पर्सन को जिसकी पोजीशन में गुड्स है, एन ऑर्डर, उस पर्सन को वो ऑर्डर दे देंगे दैट ही शैल नॉट रिमूव, कि वो रिमूव नहीं करेगा किसी भी पार्ट को, और पार्ट को ना ही वो डील करेगा, ना ही अदरवाइज डील करेगा विद द गुड्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच ऑफिसर, बिना उस ऑफिसर के परमिशन के, मतलब बिना उस ऑफिसर के परमिशन के जिस पर्सन के पास वो पोजीशन है, ना ही वो वहां पे उसको रिमूव कर सकता है, ना ही अदरवाइज डील कर सकता है। तो हमने सेक्शन नंबर 45 तक कर लिया कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंदी रहेगी।